पत्ते उगते नहीं है पेड़ों पर, फूल खिलते नहीं है सहरा में, फूल खिलते नहीं है सहरा में, ये तो मेहनत की बात है सारी, ये तो मेहनत की बात है सारी, जिसकी हिम्मत है उसकी दुनिया है। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, बहुत बड़ा नाम। मैं बहुत मुहद्दबाना अंदाज में और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस ऐसी शख्सियत की जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। उनका ताल्लुक़ चूँकि पाकिस्तान से है और पाकिस्तान में बहुत सारे काम कर चुके, आज हमारे साथ हैं। खूबसूरत शख्सियत है और अपने काम की वजह से, अपने नाम की वजह से सारी दुनिया में पहचाने और जाने जाते हैं। तो मैं फर्रुख आबिद साहब को खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आज आपने टाइम निकाला, हमारे स्टूडियो में आए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे कहने पे यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने प्यार से बुलाया। मैं तो खुद एक छोटा सा नाचीज सा इंसान हूँ, ठीक है, मैं क्यों नहीं आऊँगा? आप बुलाएंगे, क्यों नहीं आऊँगा? बहुत बड़ी बात है, ये आपकी इंकिसारी है। और वाकई जो शख्स अपनी इंकिसारी और अपनी मुनफरिद शख्सियत से पहचाना जाता है, अपने अखलाक से पहचाना जाता है, वो हर दिल अजीज़ होता है। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप वाकई हर दिल अजीज़ हैं। आपकी शख्सियत बहुत अच्छी शख्सियत है। तो इंसान की सबसे बड़ी चीज़ होती है अखलाक होता है, जो आपने फरमाया कि अखलाक का ताल्लुक होता है तरबियत से। बिल्कुल। जो आपका जो बीज बोया जाता है, अगर बीज खराब होता है तो आप मुझे बताइए फल अच्छा निकलेगा? कभी नहीं निकल सकता। तो अखलाक जो होता है वो एक दुकान की तरह होता है आपका। बिल्कुल। और जबान जो होती है ताला होती है। जब आप खोलते हैं तब आपको पता चलता है कि तो ताला लगा के रखना चाहिए हमेशा। नहीं, कभी कभी मौका महल के हिसाब से खोलना चाहिए। आप जब दुकान में जाते हैं, ताला खोलते हैं तो आप देखते हैं कि अंदर हीरे हैं या कोयला है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आपका किरदार ठीक नहीं है, अगर आप अखलाक ठीक नहीं, तो अंदर कोयला निकलेगा ना। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। आप चूंकि म्यूजिक से पहचाने और जाने जाते हैं, आपका ताल्लुक पीटीवी से भी है और आपने बड़े काम किए हैं, आप डायरेक्टर भी रहे हैं और यहाँ पर भी आपने अपना स्टूडियो बड़ा खूबसूरत बनाया है और बहुत सारे काम कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। तो मैं आज आपके काम के हवाले से ही बात कर रही हूँ कि म्यूजिक का शौक कैसे और कहाँ से पैदा हुआ? म्यूजिक का शौक मुझे पड़ा था बांग्लादेश से। मैं ईस्ट पाकिस्तान जब था तो उस वक्त से वहाँ की फिजा ऐसी थी, माहौल ऐसा था, बारिश होती थी, तो वहीं हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ सब म्यूजिक किया करते थे लोग। अच्छा। तो वहीं से जो मुझे ना, क्योंकि शायद अंदर मेरे, शायद कोई इंसान किसी चीज के लिए बना होता है। हाँ। तो वो अंदर मेरे म्यूजिक था, तो वहीं से वो जो वो तो बचपने का दौर होगा आपका। वहीं से यकीनन, जाहिर सी बात है। पहला बीज ही होता है ना। हाँ, जो आदमी पीएचडी करता है तो पहला अगर उसके अंदर एक विजन होता है, अगर विजन ही नहीं होगा, उसके अंदर वो आग नहीं होगी, तो वो फल तो फिर नहीं निकलेगा ना। अच्छा। तो आग थी मेरे अंदर। तो आहिस्ते आहिस्ते अल्लाह पाक ने जो ना आग बढ़ती गई, समझ आता गया और फिर हम इसके अंदर और गहरे होते गए, कोशिश करते रहे इसको समझने के लिए कि म्यूजिक को उसको कैसे अप्लाई किया जाए दुनिया के अंदर। तो ये सीखने का जो अमल था फर्रुख भाई, ये कैसे, किस तरीके से? आपके कोई उस्ताद थे या घर का माहौल था? कुछ चीज़ें तो खुद ब खुद हो जाती हैं, जैसे आपने कहा कि मौसम होते हैं, खूबसूरत जगह होगी यकीनन जिससे आप मुतासिर होकर के आपका दिल उस तरफ माइल हुआ, लेकिन कोई एक ऐसी सरपरस्ती भी होती है जिससे आप सीखते हैं, जो आपका उस्ताद होता है। तो ऐसा कोई? देखिए, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि कोई भी काम बगैर उस्ताद के वो मुकम्मल नहीं होता। आपको एक टीचर चाहिए होती है, ठीक है। बिल्कुल। तो मुझे भी एक टीचर मिला था वहाँ पे जो बजाया करते थे, गिटार बजाया करते थे, म्यूजिक होता था। तो वहाँ से पहले मैंने ऑब्वियसली म्यूजिक कंपोज करने से पहले आपको उसकी पहली जो बेसिक ग्रामर है म्यूजिक की वो पता होनी चाहिए। तो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ा, जो गिटार, तो उससे मैंने बैठ के उनसे सीखा और सीखने के बाद फिर बैठ के आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं उस पे और मेहनत कर के मैंने जो है ना अब इस पटरी पे आ गया। गिटार का आपने जिक्र किया, तो आपके तो पास बहुत सारे गिटार हैं।
बेहिसाब है। क्योंकि मैं आपके स्टूडियो में जा चुकी हूँ और आपका स्टूडियो भी बहुत खूबसूरत है। मैं बड़े फक्र के साथ कह सकती हूँ कि कनाडा में शायद ही कुछ लोगों का शायद ऐसा हो और ना भी हो। बहुत खूबसूरत है, बहुत मेहनत आपने की है उस पे, मेहनत आपका काम नजर आ रहा है। मेरा फरज जी, मैंने मेहनत, मैं अभी भी 24 घंटे, हाँ हाँ, आप यकीन करेंगे कि मैं 18 घंटे अगर मैं म्यूजिक नहीं भी कर रहा हूँ ना, म्यूजिक सोच रहा होता हूँ। ओहो, इस वक्त भी, राइट नाउ, फॉर पास्ट 30-35 इयर्स, ठीक है। अब मेरा बेटा भी मोहम्मद शोएब जो है, जो मेरा उस्ताद बन गया, मोहम्मद अली जो मेरा दूसरा बेटा है, फिल्म डायरेक्टर है। तो मतलब कि ये लोग बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरा जो सीखने का अमल है ना, अभी जारी है, अभी तक जारी है। हाँ, ये जारी रहना चाहिए। और देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे पता लग गया म्यूजिक के मुतालिक, जो मुझे मालूम हो गया, वो अब वो कुछ नहीं है। जो नहीं पता वो मुझे पता करना है। असल में होता यह है कि आप वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है, लाइफ में आपकी चेंजिंग आई है, हालात भी चेंज हुए हैं। आप कल के म्यूजिक के देखें और आज के म्यूजिक के देखें, वो सारी चीजें जो लेटेस्ट हैं, आपके बच्चे जैसे शुएब और आपने इब्राहिम अली का जिक्र किया, मोहम्मद अली का 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो ये तीनों बच्चे आपके साथ में हैं। लेकिन ये बच्चे जो है ना, आज के बच्चे हैं, आज के बच्चे हैं और वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। मैं बड़े फक्र के साथ कह रही हूँ ये बात। आप बिल्कुल 100% से देखें। जब देखिए, मैं वही बताना आपसे चाह रहा था कि ना, ये जब 1.5 साल के थे, तो इनके अंदर वो मैंने जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो लय होती है, वो डाल दी। वाह, देखिए, दुनिया की हर चीज एक रिदम पे होती है। अगर तो यानी आप उस्ताद हैं उन बच्चों के, कह सकती हूँ मैं ना मतलब कि मैं उनको, अच्छा, सबसे बड़ी चीज है उस्ताद का जो होता है। देखे, कभी कभी ये होता है कि आदमी पहुंचता है एक उस्ताद के पास, पता लगा वो उस्ताद बताता नहीं, जो जिस आप नमक लेने के लिए आए, नमक के अलावा और भी हजारों चीजें हैं। तो वो एक्सप्लोर वक्त के साथ करती हूँ। उसमें बेसिक चीज खुदावंद ताला का उसका फजल होना चाहिए, उसकी रहमत होनी चाहिए। फिर आप पाकिस्तान आए, आप फिर पाकिस्तान में टीवी से कैसे जुड़े आप? देखिए, पाकिस्तान जब पीटीवी से जुड़े रहे। मैं पीटीवी से जब हम लोग 71 के अंदर जब ये चेंज ओवर रेवोल्यूशन आया, तो फिर मैं जब कराची आया, तो उस वक्त सिर्फ एक ही टेलीविजन स्टेशन होता था। तो अल्लाह का फजल और करम से तो मेरे पास, मैंने अंदर कैसे जाना, मेरे पास एक कर्फ्यू पास था, वो गिटार, जिस वजह से मैं एंटर हो सकता था। तो उस गिटार से मैंने, अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया। करीम शाहबुद्दीन हो गए, सोहेल भाई हो गए, फिर आपके जावेद मीर हो गए, मेहदी ज़हीर हो गए, निहाल अब्दुल्ला हो गए, मतलब और जितने बड़े बड़े शायर हैं, जैसे उबैदुल अलीम साहब हो गए, इवन जैसे जॉन एलिया साहब, वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे, जिनके लिए मैंने उनकी ऐसी नज़में रिकॉर्ड की हैं, जॉन भाई की, मेरे स्टूडियो में कराची के अंदर। और फिर मैंने उन पे म्यूजिक बना के उनको प्रेजेंट करके दिया। तो जितने बड़े बड़े शायर, शाहिद काज़मी हो गए, बड़े बड़े शायर हैं, जिनके साथ हम बैठ के शाम को, हम जब वो करीम भाई संडे के संडे, झनकार, नीलामगर भी हमारे सामने शुरू हुआ, शीशा का घर एक प्रोग्राम शुरू होता, संगीत सभा, सारे वो लोग जो गुनी लोग थे, जिनके अंदर एक आग थी, हीरा थे। मैं तो ये कहूँगी, और वो बड़ा नाम है। ये सब नाम जो आप ले रहे हैं कि बड़े लोग थे, ये जितने ये सब मिट्टी लोग थे, जिनके साथ मेरी 24 घंटे है। मतलब उस जमाने में तो आपको पता है कि पीटीवी के अंदर ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग साथ होती थी, अलग कोई सिस्टम नहीं होता था। अब तो सिस्टम कुछ और हो गया। तो ये सारे लोगों को साथ मैंने बैठ के उनके अंदर से उनको जज्ब किया, देखा है, जो उनका जो पागलपन था, क्योंकि वो पागलपन ही जो है ना, ये पागलपन काम से मोहब्बत, हाँ, इश्क है, जिसको कहते हैं, बिल्कुल इश्क है। क्या बात आपने की। तो ये पागलपन था जिसने मुझे ना उस लोहे को आग में तब्दील कर दिया। वाह भाई वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात की आपने। अभी आपने बड़े अच्छे इश्तहार किए हैं टीवी पे, और एक ड्रामा जो बहुत मशहूर हुआ है, मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिश। अभी मैंने एक हमराही का एक ड्रामा है, उसका भी ओएसटी मेरा बनाया हुआ है। आपने बनाया यहाँ से बैठ के बनाया? यहाँ से बैठ के बनाया हुआ है। पाकिस्तान के बाबर जावेद उसका डायरेक्टर है। तो
तो कहने का ये मकसद है कि फिर मेरी ज़ात ज़रा बिनिशा और हजारों गाने हैं, मात है ना, चंद्रमा, धुआं ड्रामा एक हुआ था, हाँ, उसका हाँ, पूरा म्यूजिक मेरा ही बनाया वाला। धुआं ड्रामा कराची टीवी से चला था, कोयटा टेलीविजन से चला था, जी जी, जिसमें आशिर अजीम साहब भी हैं, हाँ हाँ, सज्जाद अहमद उसके डायरेक्टर थे। तो ये सारा चीजें चलती रहती थी जिंदगी के साथ। आपने अपने काम का आगाज जो है 1970 से शुरू किया, जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिलसिला अब तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका कनाडा कब आना हुआ और कैसे, किस तरीके से? कनाडा में आया था 2003 के अंदर। अच्छा। फिर मैं आता जाता रहता था। अभी तो मैं मुस्तकिल यहीं पर ही हूँ। मुझे 15-20 साल हो गए अब यहाँ पर टोरंटो के अंदर। आता जाता रहता हूँ, पाकिस्तान के साथ भी एफिलिएशन मेरा है, बल्कि पूरी सब जगह है, वर्ल्ड के साथ मेरा कनेक्शन है, मैं काम करता रहता हूँ सबके साथ। अब तो चूंकि इंटरनेट आ गया है तो ऑनलाइन आपको जाने की जरूरत नहीं है। पहले तो अमूमन मैं जाया करता था बॉम्बे जाके रिकॉर्डिंग की, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब तो आपने वहां भी स्टूडियो बुक कर लिया, यहीं से बैठ के आप स्काइप के थ्रू आप सारी डायरेक्शन दे सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। यहाँ काम करना आसान है, यहाँ आसान। तो आप ये जो ताल्लुक है आपका पाकिस्तान से, आपने कहा कि वहां पर भी आपका एक स्टूडियो अभी है, कराची पे है, बिल्कुल है, तारिक रोड पर है। अच्छा, तो उसकी टेक केयर कौन करता है? वो वहाँ पे लोग रखे हुए हैं, लेकिन वो काम नहीं होता, पॉज हुआ है वहाँ पे। लोग रखे हुए हैं वहाँ पे लोग रखे हुए हैं, काम आप यहाँ से करते हाँ, हैं काम सारे। तो आपने बहुत बड़े बड़े ऐड बनाए हैं, बड़े काम किए हैं आपने, एक बड़ा नाम है आपका, और म्यूजिक की दुनिया में लोग आपको जानते हैं, आपकी कदर करते हैं, आपको पहचानते हैं, ठीक है ना। फिर ये जो कनाडा का सफर शुरू हुआ, तो ये कैसे और कहाँ से हुआ? कनाडा का सफर इसलिए, देखिए जिंदगी में ना, जब आदमी कुछ कर लेता है तो फिर वो देखता है कि वो मेरे अंदर हमेशा से एक इम्प्रूवमेंट की, एक टेक्नोलॉजी की हमेशा से एक आग थी कि इससे भी कुछ अच्छी चीज है, इससे भी अच्छी चीज, इससे भी अच्छी इक्विपमेंट है, इससे भी अच्छे टेक्नोलॉजी है, इससे ऐसे भी लोग हैं जो आपसे बेहतर हैं इस दुनिया में, उनसे जाके सीखें। तो मेरा सिर्फ ये जो थर्स्ट थी, जो प्यास थी, जिस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। वहाँ के लोगों के अंदर, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो सीखने की तड़प उनके यहाँ खत्म हो गई थी। ठीक है, आपने जिंगल्स बहुत बनाए और बड़े नाम कमाए इसमें, मैंने और 30-35 हजार जिंगल बनाए हैं मेरे 30,000 साल के अंदर। 30-35 हजार, उसमें से कुछ अभी जो जिनको नाम याद हो? मैंने नीडो का जिंगल था, फिलिप्स की बेइंतहा जिंगल थे, एरियल माँ का जिंगल, मतलब वो जो सानिया सईद का रिदम ऑफ यूनिटी चलता था, एक जो एक बहुत बड़ा है ना, मोविन गोल्ड का था, वो चलता, हर बड़े बड़े दिनों में वो चलता था। मतलब ये, और ये सारी की सारी चीजें जो है ना, एक पागलपन के वजह से हुई हैं, जो कि एक विजन था कि नहीं, हर दफा मुझे जब भी कोई प्रोजेक्ट मेरे पास आता था, मैं सोचता था कि इसको मैं मुख्तलिफ कैसे करूं। मैं आवाज मुझे मुख्तलिफ है। मैं कभी उठ के श्रीलंका चला जाता था, गैर शहर के अंदर, रात के 2:30 बजे पहुंच गया, वहां जाके देखता हूँ कि अच्छा मुझे ये आवाज फलाने से करानी, तो वहां चला गया। कभी मैं सोचता था कि अच्छा ये आवाज मोनोटनी हो गई है, अब ये बंदा इम्प्रूव नहीं कर रहा, सीख रहा, मैं जो चाह रहा हूँ ये नहीं चल रहा, तो मैं उठ के बॉम्बे चला गया। बॉम्बे से मैंने हजारों, अलीशा चनाय, शुरिया घोषाल, शान, माँ लक्ष्मी अय्यर, आपका कैलाश खेर, कुणाल गांजावाला, ये सारे में माने ना दिल, जो है ना, ये सारे जो है ना गाने हैं, ये मेरे इंटरनेट पर हैं, ये सब ड्रामों के सब चल रहे हैं। वाह, बहुत काम किया आपने, बहुत। और आपका नाम फतेह अली खान के हवाले से भी राहत भाई मेरे ख्याल से इस डेकेड के सबसे बड़े सिंगर हैं, इस डेकेड के। ठीक है, आप कहते हैं? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि रात फतेह अली खान साहब जो, हमने बहुत काम किया उनका, मेरे बड़े अच्छे अच्छे गाने उन्होंने ऐसे गाए हैं। अच्छा। क्योंकि वो शफकत अमानत, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने बहुत मेरे गाने का, शंकर महादेवन जो एक कंपोजर भी है इंडिया के अंदर, जी जी, वो किसी के लिए गाते नहीं, लेकिन मेरे लिए उन्होंने गाया गाना, एक जिंगल गा के भेजा था मेरे लिए। ठीक है, तो ये बड़े बड़े लोग हैं, और जो कि बहुत ही, जिनको अपने काम से इश्क है, तो मुझे मजा आता है ऐसे। आपको भी तो इश्क है। हाँ, मेरी बन नहीं सकती ऐसे किरदार के साथ जिसके अंदर तड़प और वो इश्क ना हो। बेशक, काम के साथ मोहब्बत या इश्क का ताल्लुक तो वही होता है कि आपकी शख्सियत का हिस्सा है। म्यूजिक आपका, जैसे मैंने कहा कि ओढ़ना बिछाना है, ठीक है ना। ये OST क्या चीज है म्यूजिक के अंदर? ये OST भी हमने ही शुरू किया था कराची के अंदर
तो 2 के अंदर 3 के हम टीवी जब नया नया शुरू हुआ था, हाँ, ये होता था कि हर ड्रामे के लिए एक गाना बनाया करते थे ताकि वो ड्रामा गाने का हिस्सा बन जाता था। हाँ, हाँ, और उसके साथ फिर वो हर जगह पोर्शन बाय सिचुएशन के हिसाब से, हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक के हिसाब से वो गाने को लगाया जाता था। तो अच्छा, इसलिए इसको कहते थे कि ना ये OST, ये उसका साउंड ट्रैक ऑफ वो ड्रामे का है। तो सही, वो उसी का ड्रामे का एक बन जाता था। हाँ, और हाँ। एक है ना एक म्यूजिक तो आप करते थे, लेकिन राइटर कोई और होता था? राइटर कोई और होता था। साबिर जफर साहब होते थे, इन्होंने लिखे। यूनुस हमदम साहब हैं हमारे, हाँ, है हाँ, ना, हाँ, इस वक्त अमेरिका में है। हाँ, हाँ, वो भी बहुत उन्होंने लिखा है। बहुत ही ये शायर हैं जिन्होंने काम किया, बहुत बड़े वाकई बड़े। आपने बहुत लोगों हसन के साथ अकबर काम किया। कमाल साहब होते थे एक वहाँ पे जी, पाकिस्तान में, असद मोहम्मद खान, ये सारे बड़े बड़े राइटर्स थे। शाहिद काजमी साहब एक होते थे। हाँ, शाहिद काज़मी शाहिद साहब काजमी बड़ा साहब नाम है। बहुत जो ड्रामों के राइटर भी होते थे, वो गाने भी लिखते थे। तो ये सबके साथ ये सब मेरी बड़े लोग थे, और उनमें जो इंकिसारी थी और जो मोहब्बत थी, वो इखलाक उनका, एक और और सब बड़े में। अच्छे हमारे पोइट थे, शबी फारूकी साहब। जी बिल्कुल। अगर आपको याद हो, USA जी में जी होते थे, जी जी बहुत जी जी प्यारे इंसान थे। जी बिल्कुल। हमारे साथ बहुत हमने जितने ये भूल ना जाना पे पप्पा और ये सारे गाने उन्हीं हाँ, उन्हीं के लिखे हुए थे। अच्छा, ये ना क्या बोलते हैं, सुबह बिना का, ये सब उन्हीं के, शबी हाँ, भाई के लिखे हाँ, हुए थे। हाँ, हाँ। बहुत प्यारे। और वो एक आता था ना, ऐड मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, वो है भी ना? उन्हीं का हाँ। लिखा हुआ था, शबी और फारूकी साहब। और एक इसका बैंक का भी आता था कुछ ना, कि हाँ हाँ मेरी वो बहुत जी, सारे ऐड, उस वक्त जब बचपन के ऐड थे, आपने याद दहानी करा दी। वो सारी चीजें याद आने लगी हैं कि कितने खूबसूरत वक्त थे। लेकिन वही मैंने आपसे कहा कि वो पहले जब ड्रामे हुआ करते थे, तो बैकग्राउंड में कोई ऐसे गाने नहीं होते थे, डायरेक्ट दे देते थे। अब जैसे ठीक है, अब में और पहले के ड्रामे में ये फर्क है ना? देखिए म्यूजिक का ताल्लुक तो हमेशा से होता था, ठीक है ना। हाँ, पहले म्यूजिक भी तो आप होता ही देखिए, था। है ना, म्यूजिक के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तन्हाइया ड्रामा और खलीज ड्रामा, हाँ, जो हाँ, हमारे हाँ, बहुत अच्छे दोस्त थे, एक और कंपोजर थे अरशद महमूद साहब, हाँ, उन्होंने हाँ, बनाया था। हाँ, हाँ, तो वो भी उस जमाने भी जो है ना, क्या बोलते हैं, अब जैसे धुआं ड्रामा था, ये मेरे ख्याल से 94 में बना था, 94 में, ठीक है ना। हाँ, 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 तो उसके अंदर भी हमने ना ये नुसरत फतेह अली खान साहब का ये गाना लिया था। जी जी, ये हाँ, तो वो थीम बना दी थी, जो जो हाँ, हाँ, जो हाँ, हाँ, अभी डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, जो डायरेक्टर जैसा सिचुएशन चाहता है हम हाँ, उसके हिसाब से बना कर उसके देते हैं। हिसाब से बना के देते हैं। नहीं तो लोगों की क्या डिमांड होती है, लोग क्या चाहते हैं मतलब कि कौन किस से, किस्म का म्यूजिक होना चाहिए? देखिए म्यूजिक, अब जैसे आपने ड्रामे में बनाया, अभी जो ड्रामे आ रहे थे उस पे आपने किया, या बहुत सारे, तो उनकी क्या डिमांड क्या होता है, वो क्या चाहते हैं? देखिए उनकी डिमांड कुछ नहीं होती। आप खुद बना के देते वो हैं? आके मुझे कि फारूक भाई मुझे एक गाना चाहिए, आप इस फील्ड के हैं तो हाँ, आपसे तो ही। मुझे नहीं बताते। जरा देखिए, दुनिया में 3 ही तो एक्सप्रेशन है, खुशी, गम और एक कॉमेडी। हाँ, इसके अलावा क्या, कुछ भी नहीं। अल्फाज चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो सिचुएशन है वो जिंदगी की तो वही है ना। हाँ, हाँ, तो अब ये आपका मुशाहिदा होना चाहिए, एज अ कंपोजर मेरा मुशाहिदा होना चाहिए कि मैंने दुनिया को किस निगाह से मैं देखा है, मैंने हाँ, हाँ, क्या क्या किरदार मेरे पास है। जब हाँ, हाँ, वो फिर मैं अपने उससे उसको रिलेट करता हूँ म्यूजिक से, अपने कैरेक्टर्स को। तो अब फिर मैं देखता हूँ कि इस सिचुएशन पे, जो सिचुएशन चल रही है, इस पे मेरे लिए कौन सा साज डालना है, मुझे शहनाई डालनी है, बांसुरी डालनी है, सितार डालना है, या आजकल फिर, क्योंकि मेरी रिसर्च पूरी चल रही है आज तक के हिसाब से 2026 तक, हाँ, हाँ, म्यूजिक की रिसर्च पूरे दुनिया के कंपोजर को मैं 24 घंटे सुनता रहता हूँ। हाँ, हाँ, और साथ शोएब है मेरे साथ, जो हम लोग बैठ के इसको रिसर्च करते थे। हम्म, फिर मैं देखता हूँ कि कौन से ऐसा साज डाला जाए जिससे मुख्तलिफ भी लगे और वो रिपीट ना हो चीज। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, क्योंकि एक आइंस्टाइन ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि डोंट रिपीट थिंग्स। वाह, जब आप, इफ यू वांट चेंज, हाँ, अगर हाँ, आप चेंज चाहते हो तो आप बार बार वही चीज मत करो जो आप कर चुके हो। हाँ, नए तजुर्बा। हाँ, हाँ, साज भी आप नया चेंज करो, हाँ, हाँ, हर इंस्ट्रूमेंट भी चेंज करो, आप कुछ करो, क्योंकि म्यूजिक की ग्रामर सब इंस्ट्रूमेंट में वही है, उसकी चेंज नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक है, लेकिन आपने उसको एक ऐसा तासुर देना, जब आप जिंदगी के मुशाहिदा करने लगेंगे ना, एक तो होता है अल्फाज, एक होता है मुशाहिदा। जब मुशाहिदा करके आप चीज करते हैं ना, तो वो और सिचुएशन जेल कर जाती है। बिल्कुल। अब मैं समझती हूँ कि मुशाहिदे से आप ज्यादा सीखते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ तजुर्बे से। अब कोई भी किरदार है, अगर मिसाल के तौर पे कोई एक्टर है, वो एक्टिंग करना चाहता है, अगर उसका मुशाहिदा ही नहीं है, हाँ, हाँ, उसने एक पागल को नहीं देखा, तो कैसे वो पिक्चराइज कराएगा? नहीं, आगे में नहीं जा सकता ना। बेशक बड़ी खूबसूरत बात हो रही है फारूक आबिद साहब से हमारी। अब मैं जाती हूँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और फिर इस सिलसिले को वहीं से लेकर चलूंगी।
जी जनाब, आज हमारे स्टूडियो में फर्रुख आबिद साहब मौजूद हैं और बड़ी खूबसूरत बातचीत हो रही है। मैं जानूंगी आज की म्यूजिक और कल के म्यूजिक में क्या फ़र्क है, और वो लोग जो अब यहाँ पे मौजूद नहीं है जिनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा। पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, कनाडा में बहुत सारे काम कर रहे हैं, कनाडा में बैठकर। जी, इस सिलसिले को वहीं से लेके चलती हूँ। फर्रुख भाई, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, बहुत अच्छी बात की, और ये बात मेरे दिल को लगी कि वाकई आप मुशाहदे से जो कुछ सीखते हैं और कहीं नहीं सीखते हैं। आप तजुर्बात से, मुशाहदे से बहुत कुछ सीखते हैं। आपने बहुत सारे लोगों से काम किए, बस के साथ काम किया, बहुत काम किया आपने, बेइंतहा काम किया। मुझे तो लगता है कि कुछ चीज़ें आपको याद भी नहीं होंगी। हज़ारों की जंगल्स बना लिया, और ये सारी चीज़ें आपने ड्रामे में, और ये सारी चीज़ें करते रहे हैं आप। एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ भी आप रहे हैं, ठीक है ना? तो उससे क्या रहा आपका? देखिए, एडवर्टाइजिंग कंपनी में देखें, जब आदमी प्राइमरी से पढ़ के फिर क्लास 1 में जाता है, फिर 2 पे जाता है, फिर 3 पे जाता है, फिर मैट्रिक करता है, फिर वो क्या बोलते हैं कॉलेज में जाता है, फिर आगे उसकी मास्टर्स करता है, फिर पीएचडी करता है, ठीक है। तो इसी तरह म्यूजिक भी है। अगर आपने अगर नीचे से ग्राउंड से आपने वो चीज सीखी है, आप चले हैं ना, तो आपको जब एक लेवल पर आप पाएंगे। देखिए, इंसान का सबसे बड़ा बदनसीबी वो होती है जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसके काबिल नहीं होता। इससे बड़ी बदनसीबी नहीं है, ठीक है। और ये बदनसीबी क्या होती है कि जिसका कोई उस्ताद नहीं होता, जो नीचे से नहीं चल के आया। नहीं, एक बात आपकी काटी फर्रुख भाई, आदमी को कहते हैं ना कि जरा सा अल्लाह मैंने नवाज दिया तो वो सर अकड़ करके चलने लगता है, अपने आप को बहुत ऊंचा। आपकी यही इनकिसारी मुझे अच्छी लगी थी पहली मुलाकात में, जो आपको मैंने मदऊ किया। आप बहुत इनकिसारी के साथ बात कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो मेरा जो कर्फ्यू पास था गिटार था, जिस वजह से मैं एंटर हुआ इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। जिससे जब मैं एंटर हुआ तो सारे कंपोजरों के साथ मैंने एज अ सेशन प्लेयर काम किया, ठीक है। और जब मैं वो काम करता था तो मुझसे वो इतना प्यार करते थे सारे। जैसे करीम शाहबुद्दीन साहब है, वो बांग्लादेश से, अब उनकी अपनी 50 साल की हिस्ट्री है। मेहदी जहीर साहब एक बहुत बड़े कंपोजर थे पाकिस्तान के अंदर, जो रॉबिन भाई तो ढागा थे, ठीक है ना। फिर आपका अल्लाह भला करे, जावेद मीर एक साहब बहुत बड़े कंपोजर होते थे। लाल मोहम्मद एक बड़े बड़े कंपोजर पाकिस्तान के अंदर, जिनके साथ अंजुम अफंदी एक होते थे जो मेरे उस्तादों की तरह थे, जिन्होंने करोड़ों जिंगल्स बना डाले 1960 से लेके 1980 हाँ जी। तो मैंने ये वो मेरे बगैर नहीं हिलते थे, मुझसे प्यार करते थे, मेरे काम से प्यार करते थे। तो मैं बजा के, उससे क्या होता था कि जब मैं उनके साथ बजाया करता था जिंगल्स, तो सारे एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उस जमाने में एडवर्टाइजिंग एजेंसी का राज था, ठीक है। जैसे हाशमी साहब ओरिएंट हो गए, है ना, रऊफ साहब हो गए, आर लिंटस हो गए, पंतकी रमल साहब हो गए एशियाटिक के अंदर, अनीस खान के वालिद साहब होते थे, बीए खान होते थे MIL के अंदर, और बड़े बड़े लोग ये एडवर्टाइज, जितने भी ब्रांड्स होते थे ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास जाते थे। और फिर वो वहां से, अब जैसे एक जिंगल भी बनता था तो एक एहतमाम होता था, क्योंकि ऑलरेडी सारे एक स्टूडियो बुक हो रहा था मॉडर्न स्टूडियो से, तो सारे साजिंदे होते थे, और बैठ के एक समझ लीजिए आप तफरी होती थी। उस जमाने में सिंगर्स, नसीमा शाहीन होती थी, एक बड़ी सिंगर होती थी, अस्मा एक होती थी ना, अफशा अहमद की अम्मी। और फिर तो ये सारे के सारों को मैं करते करते फिर जब मैंने अपना काम शुरू किया, तो सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालकान मुझे ऑलरेडी जानते थे पहले से। हाँ जी, कि यार ये बंदा जो है डिजर्व करता है, इसने मेहनत करके यहाँ तक आया है। अब इसको अब कई ऐसी सिचुएशन हो गई कि एक कंपोजर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, अखलाक साहब एडकॉम एडवर्टाइजिंग एजेंसी के आते हैं, आने के बाद मुझे पकड़ के साइड में लेके जाते हैं, कहते हैं फर्रुख ये इंग्लिश का जिंगल तुम नहीं करना। मैं कहता हूँ मेरे लिए आप एम्बैरेसिंग सिचुएशन कर रही हैं, ऐसा ना हो कि आप मुझे तो लेके जा रही हैं यहाँ पर। वो माइंड का कह रहे नहीं, ये तुम ही कर सकते हो। तो इसी तरह आस्ते आस्ते तो फिर एक टाइम आया 1986 के अंदर, जब मैंने सबके साथ काम करना बंद कर दिया,
फिर जो जो मैंने दुनिया के अंदर कमियां देखी थी हाँ, कि मॉडर्न स्टूडियो के अंदर, ईस्टर्न स्टूडियो के अंदर, जो स्टूडियो के अंदर जो कहीं हेडफोन नहीं आ रहा, कहीं ये नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि अपना स्टूडियो बनाऊंगा हाँ, और बनाने के बाद में वो सारी कमियों को दूर करूंगा। वाह। तो अल्लाह पाक ने, परवरदिगार ने। नहीं यार, सबसे अच्छी बात ये है कि आपके साथ में आपके बच्चे माशाल्लाह अच्छा, आपका पूरा साथ उस वक्त तो छोटे, उस वक्त तो बच्चे नहीं थे मेरे ना, छोटे थे। हाँ, लेकिन जब अल्लाह मियां ने उनको, अल्लाह पाक ने, अल्लाह की हाँ, और मेरी अम्मी की और डैडी की दुआएं थी, उन्हीं की दुआएं की से सब सारा बिल्कुल, काम चल बेशक रहा था। बेशक वालिदैन की दुआएं साथ होती अम्मी हैं। और डैडी की वजह से सारी, जो मुझे प्यार करती थी दिल से और ऊपर से, अंदर से, ठीक है ना, तो उन्हीं की दुआएं चलती थी, हर चीज उन्हीं की थी। तो वो ऐसा पौधा भरता गया कि अल्लाह ताला बनाता गया कि वो फिर मैं रुका नहीं। नहीं, वो कहते हैं ना कि हर चीज आपकी नीयत साफ हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। तो आपके साथ में भी यही हुआ कि आप जब, जैसे आपने जहाँ से सफर शुरू किया आपने, और फिर आज आप जहाँ पे हैं माशाल्लाह, आपके 3 बच्चे आपके साथ हैं और आपका पूरा साथ दे रहे हैं। अब जब शुरू में आप कनाडा में आए होंगे तो उस वक्त के हालात कुछ और होंगे, मुश्किल वक्त होगा। जब मैं शुरू में आया था तो मेरी पहली मुलाकात आरफा जी के साथ हुई, ठीक है। हाँ, और उनका वहाँ पे रेड बन के ऊपर 770 AM स्टूडियो होता था। और जब इन्होंने, क्योंकि ये आरफा जी को बहुत अच्छी तरह से पता है पत्थर में और हीरे में फर्क, बिल्कुल, ठीक है। उस वक्त भी इन्होंने मुझे अपने माइक्रोफोन पे दिया, फर्रुख आ जाओ, मैं आपको इंटरव्यू करती हूँ। और इन्होंने हर तरह से मुझे, देखें बड़ा आदमी वो नहीं होता कि आदमी जब नई जगह जब जाता है तो बिल्कुल जीरो से शुरू करता है, कुछ भी नहीं होता उसके पास, कोई भी उसको नहीं जानता। और फिर वो वहां से बैठ के बस, बाकी अल्लाह पाक ने अच्छे लोग मिलाए मुझे। हाँ। और आज देखें आप, कितनी अच्छी बात की आपने कि मुजफ्फर भाई का भी जिक्र किया, आरफा आपा का जिक्र कर रहे हैं आप, आज स्टूडियो में बैठे, देखिए कल और आज में इतना फर्क है माशाल्लाह। और इतना अच्छा लग रहा है जब आप जिक्र कर रहे हैं इन लोगों का, आपने याद रखा हुआ है पुराने लोगों को, भूले नहीं। देखिए ये हकीकत है, देखिए जब तक ये आरफा जी हो गए, मुजफ्फर भाई, मुझे अच्छी तरह याद है। सारी बात है, एक नई जगह पे इंसान जाता है, हाँ, उसको कोई नया नहीं माहौल जानता, होता है, नए नए कोई सिरे से जानता सब नहीं। कुछ शुरू करना लेकिन होता उस वक्त जो आपको पानी डालता है उस लकड़ी के अंदर, वही आपका असल पीर होता है। आपको एक एक बात याद रहती है, आपकी हौसला अफजाई किसने की थी, किसने कहा था कि आगे बढ़ो और ये करो और वो करो। वो वक्त जो मुश्किल वक्त होता है, उस वक्त किसी एक अल्फाज भी आपके लिए किसी ने कहा, वो आपको याद रह जाते हैं। वो देखिए, इंसान के ये जो अल्फाज होते हैं, देखिए आदमी सड़ी हुई रोटी खा सकता है, हाँ, जली हुई रोटी खा सकता है, ठंडा खाना खा सकता है, ठीक है, आदमी भूखा रह सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा अल्फाज किसी ने बोल दिया ना आपको, वो उस लकड़ी की तरह कील मारने के, आप सारी जिंदगी वो कील तो निकाल देते हैं, वो निशान रह जाता है, ठीक है। तो वो याद रहता है इंसान को कि वो 50 साल बाद भी मिलेगा, उसका बच्चा का बच्चा ही मिलेगा, यार ये वो बंदा है, इसने मुझे कहा था तुम ये काम नहीं कर सकते। देखिए जो आदमी अपने मुल्क में कामयाब नहीं है ना, वो दुनिया में कहीं कामयाब नहीं। ये मेरा इस बात पे ईमान है। और आपकी जो नियत है ना, देखिए अगर एक मिसाल के तौर पर फरज जी एक बात बताइए, अगर एक बीज खराब हो जाता है तो उसका फल कैसा निकलता है? अच्छा निकलेगा, खराब निकलेगा ना। तो नियत का बीज जो होता है वो दिल में उगता है, और उसका फल जो होता है वो आपके अमल होते हैं। आपने ड्रामे में मनोसलवा और ये जो है माँ, चंद्रमा, ये सारे खूबसूरत ड्रामे, ऐसे ड्रामे जिनको याद रखे जा सकते हैं, सदियों याद रखेंगे। तो उसका थोड़ा सा, चंद्रमा का गाना जो है, ये लिखा है मेरे उस्ताद हैं सरमद सहबाई। अच्छा। मैं हर शख्सियत को सलाम उस्ताद बोलता हूँ, जिससे मैंने शायद 5 बैठा भी उनके पास। सरमद सहबाई आजकल ये बहुत बड़े राइटर हैं, ये न्यूयॉर्क में होते हैं, ठीक है। और ये वो राइटर हैं, ये वो लोग हैं कि ये हर आदमी को इतनी जल्दी कबूल नहीं करते, जज करते हैं पहले। नहीं वो काम ही नहीं देते ना, वो नहीं देंगे। तो चंद्रमा उन्हीं का लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत ड्रामा, बहुत खूबसूरत। चंद्रमा उन्हीं का लिखा हुआ है। तो ये तो, और जब मैंने राहत फतेह अली खान साहब ने उसको गाया, जब वो मैंने गाना बनाया था, तो रात के 2:30 बजे मुझे फोन करते हैं लाहौर से। वो बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ सारे, उनको तो शायर आदमी है, बड़े प्यारे इंसान है। जी। तो फर्रुख वाह मजा आ गया, ओ हो यार, उन्होंने मोहब्बत प्यार पेट्रोल डाला मुझे, बस वो मेरे लिए वही खुशी बहुत है। बड़ी बात है। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू, मनोसलवा भी और
जिंदगी, इकबाल अंसारी धूप, उसके घना साया। इकबाल अंसारी उसके ना प्रोड्यूसर थे। हाँ हाँ। वो ना चंद्रमा के, वो भी बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत गुणी लोग हैं। मतलब ये वो लोग हैं, ये हमेशा याद रखे जा याद रखें। और ये हलीम है। हाँ बेशक। दाल नहीं है, दाल आप यूं डालो हाँ, पक जाती है, हलीम घोटनी हाँ, पड़ती है। तो हाँ, इन्होंने ये दुनिया के एक्सप्रेशन को सब कुछ जिया है, हाँ, देखा हाँ, है। ये बड़े नाम हैं और इनको आप याद रखें हमेशा, और रखा जा सकता है इनका नाम, ऐसे काम है इनके। आपने बात की कि शाही मस्जिद में जो सॉन्ग वो था, वो है रिदम ऑफ यूनिटी। हाँ, ठीक है, ये उसके बारे में जरा अच्छा, बताइएगा, उसके मुताबिक क्योंकि जो लोग भी जाते हैं तो उनको ये बड़ी खूबसूरत। रिदम ऑफ यूनिटी, ये प्रोजेक्ट था लैक्सन टोबैको कंपनी का। अच्छा। ठीक है, तो जी। इसकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी स्पेक्ट्रम एडवर्टाइजिंग एजेंसी। जी जी। तो वहाँ मेरे एक दोस्त है असद, जो असदुल हक, वो उसके डायरेक्टर थे। ठीक है, वो तो उसने मुझे कहा, या फरूक, इसका 4 सूबों को मिलाना है, म्यूजिक करना है। तो मैंने कहा इसको मैं लाहौर में करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा। कह रहे नहीं, इतना बजट नहीं है यार। हाँ हाँ। मैंने कहा नहीं, मैंने करना ही लाहौर के अंदर जाकर है। मैंने कहा यहाँ करूंगा तो ये वही फोक ट्यून टाइप चीज बन जाएगी, और मैंने कहा फोक इंस्ट्रूमेंट रखूंगा, लेकिन मैं वो उसका मिजाज रखूंगा, लेकिन वो कॉपी नहीं करूंगा वैसे। हाँ, तो वो मैं लाहौर गया, वहाँ ताफो बिरादरान है सारे, मजहर साहब हैं, बाऊजी, बड़े बड़े बहुत बड़े गुनी लोग हैं, देखें। और फिर उन्होंने जब उन बजाया, हाँ हाँ, तो वो अल्लाह पाक ने उसके अंदर बड़ी इज्जत नहीं तो क्या बादशाही मस्जिद का पूरा आपके ख्याल में एक जैसे शायर होता है, उसके अल्फाज दिमाग में घूम रहे होते हैं, तो आपके जहन में क्या चीज थी कि बादशाही मस्जिद इसके अंदर कोऑर्डिनेशन ये थी कि ये नईम ताहिर साहब होते थे वहां पे ना, हाँ, जो शायद अलहमरा के वो, तो वो उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। हाँ, तो शाही मस्जिद के अंदर, तो इंग्लैंड से एक कैमरामैन आया था, तो उन्होंने उसको शूट किया था। हाँ, तो बेसिकली एक ग्रैंड किस्म के ड्रम्स और रिदम के पर काम था, जो उन्होंने मुझे ब्रीफ किया था। तो इसलिए मैंने कुछ 10-15 रिदम वाले लिए, तबले, ढोलके, ड्रम, टिम्फनियां, बहुत सारी चीजें ली। वो बैठ के एक साउंड क्रिएट किया उसको। ठीक है ना। तो क्या उस जगह पे बैठ के बनाया आपने? नहीं, वहां नहीं बनाया मैंने, एएम स्टूडियो वहां पे स्टूडियो के अंदर बनाया, वहां लाहौर, लेकिन बनाया नहीं, रिकॉर्ड किया आपने लाहौर में। लाहौर के अंदर एएम स्टूडियो एक है, वहां एक नजमी साहब एक रिकॉर्डिस्ट होते थे, अशफाक मलिक साहब का स्टूडियो था, जहाँ रॉबिन घोष साहब सारे गाने वहीं रिकॉर्ड करते, आईना वीना के सबके गाने उसी स्टूडियो में रिकॉर्ड होते थे। वाह। तो मैंने रिकॉर्ड वहां किया, फिर इसके लिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए इंग्लैंड गया। इंग्लैंड जाने के बाद फिर जाके ये सारी चीजें इसकी एक बहुत बड़ा काम होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप उठाया। तो उसके अंदर मैं अपना क्रेडिट कम लेता हूँ। जो साजिंदे जिनको मैंने हायर किया था, वो प्रो लेवल के लोग थे। आज भी उनमें से कुछ हैं, वो जिंदा हैं। आपकी इनकी सारी है, और है ना, सबको देखें, आपको ये नहीं है कि ये आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं कि जी अब हम ये प्रोजेक्ट करते हैं, इसमें आमिर भी है, हजारों लोग हैं, सारे लोग हैं जिनका 50-50 साल का, आप कैसे बाईपास कर सकते हैं उनके तजर्बे को। सब मिल के जाके एक प्रोग्राम बनता है, और फिर सबका निचोड़ होता है, कोई एक फर्द वाहिद का काम नहीं होता है। किसी फील्ड में भी आप जाने के लिए पूरी टीम वर्क होती है, आप टीम वर्क के साथ काम कर रहे होते हैं, और यही काम निखर कर सामने आता है। दूसरी चीज है, इंसान जो है ना, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, मैं सिर्फ कोशिश, लेकिन जो उसका जो नतीजा है वो रब के हाथ में है। बेशक। आप कोई भी काम, अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है, ये हिट हो जाएगा, मैंने कहा हिट होना अल्लाह के अख्तियार में। हमारा काम है, हम ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, मेहनत करेंगे, आएंगे, कोशिश करेंगे। तवक्कुल हमारा ये है कि अल्लाह ताला इसको किस तरह से हमें इस पे नतीजे पे लाता है। ये है सब कुछ। आप हम टीवी से भी वाबस्ता रहे हैं, और शमूलियत वहाँ पे हम टीवी लॉन्च ही हमारे सामने हुआ है। सुल्ताना जी के साथ तो वैसे भी मैं, जब वो पीटीवी में होती थी, हमने डम डम डीडी और बड़े प्रोग्राम किए। ठीक है ना। अच्छा। तो वो उस वक्त हमने, जब ये 2003 में 2 में पता लॉन्च हुआ था, तो वो सब हमने सारे गाने, नाजिया के मुझे अपना बना लो, बहुत से सारे ड्रामों के मैंने उस वक्त म्यूजिक किए। और है ना, तो आपने किन फनकारों के साथ काम किया है, उनके कुछ नाम याद हैं? मैंने ना तकरीबन पाकिस्तान में सारे, महनाज के साथ बहुत काम किया, मेहरा चन्ना के साथ किया, आपका अल्लाह भला करे, राहत फतेह अली खान, राहत साहब के साथ, शफकत के साथ किया। इंडिया के साथ मैंने, इंडिया में सबके साथ तक, रूप कुमार राठौर के साथ। तो इंडिया में कैसे आपकी शमूलियत हुई?
देखिए म्यूजिक एक ऐसी, पाकिस्तान में तो आप पाकिस्तानी थे, लेकिन इंडिया तक पहुंच आपकी बड़ी बात है, कैसे? नहीं वो देखिए इंडिया हो कहीं पर भी दुनिया में हो, म्यूजिक की लैंग्वेज एक ही होती है। बिल्कुल। आप शायरा हैं, आपने अगर एक शायरा इंडिया में है या ना कीनिया में है, आप जब दो जुमले बोलेंगी तो वो समझ जाएंगे कि ये हमारी ही बिरादरी का है। बिल्कुल, ठीक है, ऐसा ही तो है। अब मुझे हमेशा आवाज का नया टोन चाहिए था। हाँ, उस टोन के लिए मैं हमेशा कहता था मोमिना को, क्या इनको, कि मैं अब ये जो है ना ये अलीशा चनाय से कराना चाहता, क्या तुम्हारी मर्जी, तुम वीजे भी अरेंज करो, मैं करूंगा। ये मैं उस जमाने मैंने ये कुणाल गांजा वाले करा ले यार, ये मैं गाना फलाने से कराना चाहता हूँ, ये मैं शुरिया घुशाल से कराना, कि आपके ऊपर है, ये शान से कराना चाहता हूँ। तो जो भी तो वहां के लोग आपके साथ में साथ दिया उन्होंने? मैं किसी को बहुत साथ दिया, मैं किसी को नहीं जानता था उनको, मैंने सिर्फ फोन किए। अब कैलाश खेर को मैं थोड़ी जानता था, बिल्कुल। तो मैंने फोन किया, कहीं से नंबर लिया, लेने के बाद स्टूडियो बॉम्बे में, वहां में अंधेरी में एक जगह है स्पेक्ट्रल हार्मनी, वहाँ स्टूडियो बुक किया, वहां जाके उनकी आवाज रिकॉर्ड के लिए म्यूजिक मैंने सारा पाकिस्तान ने बनाया, पाकिस्तान में बैठकर। अच्छा, अभी जो आप काम कर रहे हैं, कनाडा से काम कर रहे हैं, तो कोई आपको मुश्किल पेश आती है? मुझे कोई मुश्किल नहीं कहीं पर। इधर इतने मल्टीकल्चरल सिटी हमारी टोरंटो, जहाँ पे अब तो हम लोग सारे कैनेडियंस हैं, तो अब मेरे पास मुझे मजा आता है कि मुझे अगर जमैकन वॉइस चाहिए, चाइनीज वॉइस चाहिए, अरेबिक वॉइस चाहिए, अरेबिक म्यूजिशियंस चाहिए, मुझे फलाना ट्रम्पेट चाहिए, जैज प्लेयर चाहिए, मुझे फ्लेमिंगो गिटारिस्ट चाहिए, मुझे सब यहाँ अवेलेबल है। वाह। आपको सिर्फ ये करना है कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये मल्टीकल्चर जो पूरी सारे मिल करके आपने बताया, अब जब जो भी चाहें आप, सब कुछ मुयस्सर है यहाँ पे। अब मैं चाहती हूँ, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान से ज्यादा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताऊँ कि मैंने जब यहाँ पे 2015 में मैंने सोचा कि कोई चीज नहीं करनी चाहिए, तो मैंने कहा कैनेडियन एंथम को मैं बनाता हूँ। ओ कनाडा। हाँ। तो मैंने कहा किस तरह से मैं मुख्तलिफ कर सकता हूँ, कैसे कर सकते हैं? हाँ। तो फिर मैंने वहां पे सोच के मैंने बोला इसको मैं चाइनीज इंस्ट्रूमेंट भी डालूंगा, यूक्रेन का इंस्ट्रूमेंट भी होगा, फिर मेरा ये है ना क्या बोलते हैं आपका सितार भी होगा, चितरवीना भी होगा, सारंगी भी हो गई, और ये सारे मुख्तलिफ पाकिस्तानी सिंगर भी, इंडियन सिंगर भी, जमैका का भी, इंग्लैंड का भी, कैनेडियन भी, बच्चा भी होगा, सबको मैंने इकट्ठा किया, सारे आवाजों को अपने स्टूडियो में बुला के मैंने उनको रिकॉर्ड किया। और फिर रिकॉर्ड करने के बाद उस जमाने में डग फोर्ड के भाई होते थे, रॉब फोर्ड, मैंने उनको ईमेल किया सिटी हॉल में, तो उन्होंने मुझे वहां बुलाया। रॉब फोर्ड उस वक्त जिंदा थे, बहुत प्यारे इंसान थे। तो उन्होंने जब सुना तो वो बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया, पूरी कैबिनेट को बुलाया सिटी हॉल पे, बोला सुनो देखो व्हाट ही हैज डन। तो वो लेके इत्तेफाक से रब ने वो सॉन्ग बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी सुने, और ये सॉन्ग जो है आमिर जरूर यहाँ पे लोगों को बताइए, सुनाइएगा। वो कनाडा बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, और तमाम कल्चर की खूबसूरती देखने को मिलेगी, सबकी आवाज शामिल है, और हर एक चीज भी। ताहिर भाई थे, ताहिर गोरा साहब, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है। और फिर टीवी वाले का जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। ताहिर भाई बहुत प्यारे इंसान है। जी, बहुत। तो उन्होंने मुझे बोला फरूख आप बनाए, उन्होंने मुझे बहुत हर तरह से बोला आप करें, काम करें। बड़े अच्छे नाम यहाँ पर भी है, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पर भी। फिर मैंने बोला कि आपका अल्लाह वाला के लाइट ऑफ होप कोविड के ऊपर एक गाना बनाया जो इरफान सत्तार साहब है, उन्होंने कहा फरूख आप करें। मतलब कि बहुत ही गुनी और प्यारे लोग यहाँ पे मिले आपको, अच्छे लोग मिले, अच्छे पोइट है, बहुत बड़े पोइट है वो। और है ना इरफान सत्तार साहब को सब लोग जानते हैं माशाल्लाह, क्या बात है, क्या अच्छे शायर हैं, और बड़े अच्छे मेरे भाई भी हैं, बहुत अच्छी। जब भी मुलाकात होती है बहुत अच्छा लगता है उनसे, और उनकी और वो हमेशा प्रोफेशनल की रिस्पेक्ट करते हैं। ये मुझे इस चीज का खुशी होती है कि अब मैं आपसे भी मिला तो मैंने बड़े अदबी लोग हैं यहाँ पे, और आपका साथ भी देने वाले लोग हैं। आपने वही बताया ना कि कोरोना पे जो आपने सॉन्ग बनाया, हाँ जी, ठीक है ना, तो वो कितने मिनट का है? ऑलमोस्ट वो तकरीबन 4-4.5 मिनट का है। वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं उसके, लेकिन वो बहुत खूबसूरत है। मैं चाहूंगी कि आप लोग भी देखिए, और जरूर देखिए, और आमिर उसको लगा देंगे यहाँ पे हमारे प्रोग्राम के बीच बीच में, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और आपके काम के हवाले से बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, हमारा टाइम भी बड़ी तेजी से गुजर रहा है, वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता है, आप जैसे लोगों के साथ बैठे तो ना। तो बहरहाल बहुत खूबसूरत बात हो रही है। तो अब फरूख भाई आपका अब क्या सोचते हैं, आपको अब क्या करना? इतना कुछ कर लिया आपने,
इतना कुछ करने के बाद आप, आपके दिल में क्या ख्वाहिश है जो आप करना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बंदा, एक बहुत बुजुर्ग थे, हाँ हाँ मेरा इस बात पे बिल्कुल मानना है हाँ हाँ कि अगर आपका प्याला भरा भी हो ना, हाँ हाँ मतलब इस साल तो आपका प्याला पानी के भर गया हुआ है, हाँ और आपके पास कोई आता है, आप कहते हैं अब मुझे नहीं बताना, मैं तो पुरबाश हूँ, तो एक बच्चा आता है, उसमें एक पत्ती का फूल डाल देता है, कहता है इसकी भी जगह है। तो सीखने का जो अमल है ना, चाहे हमेशा आपका जो भर भी जाए ना, हाँ हाँ ये अल्लाह देखें, आपने अगर एक अच्छा काम किया हाँ 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 और हाँ दूसरा काम अल्लाह पाक ने आपको उसकी मौका दे दिया, इसका मतलब हाँ पहला हाँ काम आपका अप्रूव किया अल्लाह मियां ने। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल, ये तो सारी चीजें एक होती होती है हैं। काबिलियत हाँ हाँ और हाँ एक हाँ होती है कबूलियत, बिल्कुल, फर्क है दोनों में। दोनों चीजें। ठीक है, काबिलियत में कबूलियत आपके साथ ठीक है, है, एक अल्लाह बहुत ने बहुत आपको। अच्छा इंसान होगा, बड़ा काबिल होगा, हाँ हाँ लेकिन वो अंदर से ना मुनाफिक है, तो उसकी कबूलियत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपका जो जिंदगी के हर मामले में आप फेयर होकर के सोचे, रात को जब कर भला हो भला, आपने ये रात कहावत को जब बचपन आप से सुना होगा। सोए ना, जी। यकीन कीजिए, मुझे अब जिंदगी में ये समझ में आ गया है कि हम लोग सब एक गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। बेशक ठीक बेशक है, बेशक। और आपका जाहिरी दुनिया एक है कि बातिन की दुनिया। हाँ हाँ आपका बातिन जो है ना, हाँ हाँ जाहिरी दुनिया में तो आप कहते हैं ना, ये फैक्ट्री है, हाँ पैसा है, हाँ हाँ दौलत है, बच्चे हैं, हाँ। लेकिन बातिन की दुनिया में एक पेनी और किंगडम बराबर है, कोई वाह, फर्क नहीं है। क्या बात की आपने, बहुत बहुत खूब, बहुत तो मुझे तो ये लगता है कि आपको अगर सुबह दिखा दी रब ने, खूब। तो उसका शुक्र अदा करें कि अगर यानी आपने असर की नमाज पढ़ ली है, हाँ तो इसका मतलब आपकी नमाज असर की कबूल कर ली है, तो अल्लाह ने आपको मगरिब का अपॉर्चुनिटी दी है। कई लोगों को नहीं दी पाते अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल फिर बिल्कुल। वो क्या, चाहे इतने बड़े बड़े दानिश्वर हैं, आप जाइए देखिए कब्रिस्तान में जी हजारों दानिश्वर हैं जो दफन जी। है, आप जब पढ़ेंगे उसमें, ओ यार ये बड़ा शायद आदमी था, एक दुनिया इसके पीछे या थी। ये तो कहते थे कि मुझे हाँ। एक मौका मिल जाएगा तो मैं तो और बहुत कुछ कर सकता हूँ। हम्म, नहीं कर सकते आप। हम्म, आपका एंड में अखलाक जो है ना, हाँ यही याद रहता है, बाकी हम्म। कुछ नहीं फर्ज जी, वाह, कोई क्या याद बात नहीं की। है। ये हमारा वजूद एक मोमबत्ती की तरह है, वाह। जब तक जल रहा है तो रोशनी दी जा रही है। जैसे जब आपने मोमबत्ती को देखो, जलते 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 रोशनी देते देते, फिर एक टाइम आता है उसकी रोशनी खत्म हो जाती है, वाह, क्योंकि उसका वजूद खत्म हो जाता है। बिल्कुल, हमारा- इंसान भी वैसे ही है, हमारा वजूद भी ऐसा ही है। ऐसा ही है। जब तक आप चल रहे हैं, हाँ हाँ, रूह दुनिया आपके आपके अंदर साथ। है, तो आप जो है हाँ हाँ रोशनी दे रहे हैं। फिर हाँ एक टाइम आता है आपकी रोशनी चली जाती है। हम्म। ये अल्लाह का कानून है। वाह, क्या अच्छी बात की आपने, खूबसूरत। अभी जो नए हमारे सीखने वाले हैं, और उनको क्या आप कहेंगे? मैं नए वालों को एक चीज कहूंगा, सबसे बड़ी चीज है अदब। वाह, रिस्पेक्ट, महज़्ज़ब। आप जब आपके अंदर बिल्कुल। ये अदब अदब के दूसरे का, आप अपने से बड़े का आपने अदब करना है। देखें, आपने अबूबन नोट किया होगा कि बड़े बड़े जो एक उस्ताद था उसने उसको प्राइमरी में पढ़ाया था एक बंदे को, 20-25 साल गुजरने का, वही उस शागिर्द पीएचडी कर ली उसने। तो वो गांव में जब आया, देखा तो उस्ताद साइकिल पे जा रहा था। हाँ हाँ तो जैसे ही उस शागिर्द ने उस देखा, तो उसने, वो पिजारों में था, उस्ताद किस पे था? साइकिल पे था। हाँ। उसने गाड़ी रोकी हाँ और उसने अपने उस्ताद पे खड़ा हो गया, इज्जत हाँ, से, अदब से। बोला, आप ऐसे कि मेरा बंदा बिल्कुल। साइकिल ले जाएगा, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए। हाँ कहते हैं नहीं, मैं अपनी साइकिल पे जाऊंगा। हाँ हाँ वो चला गया और शागिर्द, तो वो उस्ताद कह रहा है कि मैं साइकिल में बैठ रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है मैं पिजारों में बैठा हूं, क्योंकि उसने मेरी इज्जत की है। तो अदब एक ऐसी चीज है, अगर आपने, वो भाग ही नहीं रख सकते उस किरदार को जिसने अदब नहीं किया हो। नहीं, तो अदब पे बात अभी चली है। आपने जो सीखी अपने बड़ों से सीखी, ठीक है, यकीनन आपके पेरेंट्स, आपके घर का माहौल, रख रखाव, आपके जो दोस्त होंगे, जो आपके उस्ताद होंगे, जिस माशरे में आप पले बढ़े होंगे, ये सारा कुछ मैं समझती हूँ कि सब कुछ होगा आपके साथ में, जब आप इस नतीजे पे पहुंचे कि हाँ, आदमी जितना मुहज़्ज़ब, जितना अदबी होगा, और जितना उसके अंदर इंकिसारी होगा, वो दुनिया में कामयाब। देखिए, अल्लाह से हमेशा मैंने वो दुआ मांगी है कि मर्तबा देने से पहले आपके अंदर आर्जी आ जाए। पहले, वाह, क्या बात की आपने। पहले अगर आपके अंदर मर्तबा आ गया, आर्जी नहीं है, हाँ। तो वो, देखिए, ये तो अल्लाह की
करम है ना। जी जी। क्या आपको पता है कि यार कहना कि मैं ना, जब तक अल्लाह अपने अंदर से हम निकालते हैं। हाँ अल्लाह अब जब तक अपने आप को ये समझते रहेंगे कि हम हैं तो कोई और नहीं, हम हैं, हमको खत्म करना पड़ेगा अपने अंदर से। आपका वजूद कुछ भी नहीं है। देखिए ये बीमारियां हैं। बिल्कुल। ये जो है ना, ये बुतान, गीबत, चुगली, ये है ना मुनाफिकत। मुनाफिक तो सबसे निचला दर्जा है। मैं तो बीमारी कहती हूँ इसको, बिल्कुल। तो ये आईना एक ऐसा बीमार है ऐसे लोग। ये आईना ऐसा है जिसपे गर्द आ जाती है। बिल्कुल। रूह एक आईना है। शफाफ रखें, फेयर हो जिंदगी के हर मामले में, फेयर होकर के। रूह तो है, रूह एक आईना है ना। बिल्कुल। आप पे जब गर्द आ जाती है तो आप थोड़ी देख सकते हैं। बिल्कुल। वरना आपको अल्लाह ने हर इंसान को तो अच्छी रूह बनाई है। तो जब अल्लाह ताला किसी से नाराज हो जाता है तो वो उसको हिदायत ही देना बंद कर देता है। वाह, वो ये समझता है कि यार ये माहौल हमेशा से रहे, हमेशा से नहीं रहेगा। वाह क्या बात की। अच्छा, एक और बात, ये जो आपने बनाया कनाडा डे पे और ये कोरोना पे जो बना, इसको बनाने में कितना वक्त लगा आपको? देखें, इसको बनाने में कितना लगता है टाइम? मुझे ये पता होना चाहिए कि कितना टाइम नहीं लगता। टाइम तो पहले कोई भी चीज बनती है पहले जहन में होती है, ठीक है ना, इकट्ठी करनी होती है, जहन के अंदर होता है। आपको पहले उसकी, क्योंकि म्यूजिक की ग्रामर तो अल्लाह के फजल से अल्लाह ने दी है। तो हमने कास्टिंग करनी थी कि कौन सी साज किस पे करना है। तो ये ढूंढना पड़ता है। अल्लाह के करम है कि मेरा पूरे वर्ल्ड के अंदर मैंने किसी के साथ झूठ नहीं बोला, चीटिंग नहीं की, स्ट्रेट रहा हूं। तो मैं कहीं पर भी मेरा फोन जाता है, वो मेरे लिए वहां पे स्टैंड बाय। अभी आप कहेंगे बॉम्बे में मेरा स्टूडियो बुक हो जाएगा, अभी आप बोलेंगे लाहौर में हो जाएगा, इस्लामाबाद में हो जाएगा, माशाल्लाह, आप दुनिया में कहीं पर, कराची में हो जाएगा। तो वो मैं और मेरी चीजें लाइन होके मेरे पास आ जाएंगी। इधर मेरा अपना सेटअप है, मैंने उसको बाकी वो कर लिया। तो ये क्लाइंट की डेडलाइन होती है कि हाँ ये इस टाइम तक, उस तक मैं दे देता हूँ अल्लाह की मदद से। बड़ी अच्छी बात, बड़ी खूबसूरत बात, बड़े फेयर। अब मैंने कहा ना कि इनके अखलाक और इनकी सारी से मरूब होकर के मैंने आज इनको स्टूडियो में मदऊ किया था। बड़ी खूबसूरत बातचीत हो रही है और मैं वक्तन फ़क्तन आपको दिखाऊंगी भी इनके काम के हवाले से भी कि इन्होंने क्या किया, और हमारे स्टूडियो के बारे में आज जो आप आए हैं तो आपको कैसा लगा है? देखिए, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है मेरा जो है ना, ये तो आरफा जी का स्टूडियो मेरा अपनी जगह है। बिल्कुल। मैं उनकी बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट, मेरी इस दिल में इज्जत है, क्योंकि मैं ये बहुत, इन्होंने अपनी जिंदगी को एक बहुत ही डिग्निटी के साथ गुजारी है और बहुत ही ऑनेस्ट है। वो ये मुनाफिकत नहीं है, जो ऊपर अंदर से वो एक ही जैसी है। तो अल्लाह पाक, और इनकी एक एक कुर्सी, एक एक जगह, एक एनवायरनमेंट इतनी क्लीन है, इसके अंदर जो वाइब्स आ रही हैं वो इतनी प्यारी हैं। और है ना, और अच्छे लोग हैं यहाँ पे, आमिर जैसे जितने लोग भी हैं, आमिर हो गए, आप हो गई हैं, है ना, लियाकत मलिक साहब हैं, बहुत ही अच्छे, जिन्होंने जो आर्ट को समझते हैं, फन को समझते हैं। मैं सलाम करता हूँ, प्यार करता हूँ इनसे, और मेरा दिल करता है कि मैं आऊं और बैठ के बातें करूं। वाह, इंशाल्लाह। आपका अपना स्टूडियो है और आपका जब जी चाहे आप आइए फारूक भाई। अब मेरे लिए बड़ी सादत, बड़े फक्र की बात होगी कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। और ये कि आप देखिएगा, और सैटरडे को 8 बजे हमारा प्रोग्राम आता है। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, टाइम निकाला आपने। मुझे आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, बहुत ना, क्योंकि आप फन को, आर्ट को समझती हैं, तो मेरे जैसे पत्थर को आपने जो है ना, नहीं, आप में ये बहुत खूबियां हैं। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ मैं नहीं, पूरी दुनिया आपको जानती है, और मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि आज आप यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि देखें, इस दुनिया में हर चीज अल्लाह ताला की वजह से होती है। एक बारिश का कतरा, ये दुनिया भी जो है ना, एक है ना, क्या बोलते हैं, समंदर की तरह है जी। एक कतरा, जब बारिश का कतरा समंदर के अंदर आया, तो उसके अंदर इतनी आर्जी थी कि अल्लाह को उसकी आर्जी इतनी पसंद आई कि उस समंदर के नीचे आते आते सीप में गया और उसके अंदर उसको मोती बन गया। जी। तो ये इसीलिए हर बच्चा भी एक कतरा होता है, जो नया कतरा होता है, और वो एक मोती है अंदर, उसके अंदर अपने अंदर मोहब्बत और प्यार एक ऐसी जगह है, मोहब्बत एक ऐसी चीज है, लव, रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है, हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। और दूसरा भी कोई है, दूसरे भी की भी, चाहे वो जरूरी नहीं कि उसके पास दौलत हो या पैसा हो। इस्लाम इतनी खूबसूरत रिलीजन है। इसके अंदर सबसे जो खूबसूरत बात ये चीज है कि मस्जिद के अंदर पहली सफ़े पे अगर एक फकीर बैठा है और साथ बादशाह बैठा हुआ है, बादशाह भी फकीर को निकाल नहीं सकता। वाह, क्या बात की है। तो ये हमारा मजहब है।
वाह, बहुत खूबसूरत बातचीत हो रही है और बहुत अच्छा लगेगा मुझे जब आप भी देखेंगे हमारा प्रोग्राम और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। और इसके साथ ही फरहत शुजात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।